एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है यूनिट सेकंड का। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सेकंड को देखेंगे और देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इससे पहले दो और क्वेश्चन है यूनिट में, बट मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करें। थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, इससे पहले वाले आप समझ सकते हैं। उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है क्वेश्चन कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के मॉडल को स्पष्ट कीजिए। गिलफोर्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बुद्धि की संरचना, बुद्धि कैसे काम करती है, इस बारे में एक मॉडल तैयार कर रहा था। उसके बारे में हमें बताना है और उसकी शैक्षिक उपयोगिताओं का वर्णन करना, उसके शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बताना है। ठीक है, दूसरी तरह से बुद्धि की गिलफोर्ड मॉडल की चर्चा कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इस तरह से दो अलग अलग रूप में इसको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था सेम क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देख लेते हैं। गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का जो बुद्धि सिद्धांत है उसे एसआई मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड का मॉडल वास्तविक रूप से कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि जो थॉमसन का समूह कारक सिद्धांत था। जो थॉमसन ने समूह कारक सिद्धांत दिए थे, जो आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत थे आपके, उसमें 4 सिद्धांत है, जिसमें आपका इकाई कारक सिद्धांत या इसे क्या कहते हैं, एक कारक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दूसरा समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत था। तो जो थॉमसन का समूह कारक सिद्धांत है उसका ये कि विस्तृत रूप उसी को बढ़ा के गिलफोर्ड ने बताया है। ठीक है, इस प्रतिमान या इस मॉडल को गिलफोर्ड का बौद्धिक क्रिया का प्रतिमान कहा जाता है। ये जो मॉडल है इसे गिलफोर्ड का बौद्धिक क्रिया, जो बौद्धिक हमारी बुद्धि जिस तरह से क्रिया करते हैं उसका मॉडल कहा जाता है। ठीक है, कैसे उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है, तो इस मॉडल को तैयार करने के लिए उन्होंने कई परीक्षणों के कारक, जो कई कारक हैं हमारे बुद्धि का, उनका विश्लेषण किया है। और उसके आधार पर गिलफोर्ड ने 1966 में और उनके सहयोगियों ने मिलकर बुद्धि संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया है। बुद्धि की संरचना के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत से कारक, जो हमारे बुद्धि के कारक हैं, उनका विश्लेषण किया है। उस बेस पे उन्होंने बुद्धि की संरचना दी है। ठीक है, उनका विचार था कि कोई एक बीमा वाले प्रतिरूप मतलब कोई ऐसा मॉडल जो केवल 1D वाला है, केवल एक ही डायमेंशनल, जैसे कि लाइन क्या है, 1D मॉडल है ना, इसमें केवल लेंथ है, ऐसा तो नहीं इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, ऐसा तो नहीं है ना। इसमें केवल एक ही मॉडल होता है, लाइन में एक ही डायमेंशन होता है, जिसे 1D मॉडल कहते हैं। तो उनका विचार था कि जो 1D मॉडल भी है, एक बीमा वाला प्रतिरूप है, उसके बावजूद भी जो मानवीय मानसिक योग्यता, जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं, वो 3 विभागों में वर्गीकृत की जाए। चाहे हम किसी 1D मॉडल की बात करें, केवल एक ही डायमेंशन वाले को देख रहे हैं, फिर भी जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, वो 3 रूप में विभक्त होते हैं, 3 अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ये उनके बोलने का विचार था। ठीक है, देखते हैं लाइन कैसी लिखी हुई है। उनका विचार था कि कोई एक बीमा वाले प्रतिरूप के बावजूद, एक बीमा वाला कोई मॉडल है, उसके बावजूद भी मानवीय मानसिक योग्यताएं, जो हमारे मानसिक क्रियाएं हैं, 3 विभागों, जिसमें एक सक्रिया, दूसरी विषय वस्तु और तीसरी उत्पाद में वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब हमारी जो मानसिक क्रिया है वो 3 तरह की, पहले क्रिया करेगी किस पे, किसी विषय वस्तु पे, और उससे क्या कुछ ना कुछ उत्पाद निकल, कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। चाहे हम 1D पे काम करें तब भी हमारा जो क्रिया करने का तरीका है, हमारा मेंटल लेवल को 3 तरह से है या 3 रूपों में उसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि निम्न चित्र में दिखाया गया, किस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया, ये है हमारा जो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है बुद्धि मॉडल। ठीक है, इस तरह का उन्होंने क्या करा है, हमारा जो बुद्धि है उसको 3 तरह से दिखाया है। ठीक है, एक उन्होंने ये इस वाले सरफेस के द्वारा, एक इस वाले सरफेस के द्वारा और एक इस सरफेस के द्वारा उन्होंने दिखाने की कोशिश करे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सक्रिय लिया। हमारा जो मेंटल है वो सबसे पहले सक्रिय होता है, कुछ क्रियाएं करता है वो। ठीक है, क्रियाएं किस पे करेगा, किसी विषय वस्तु पे करता है, और उस विषय वस्तु से क्या है, कुछ उत्पाद निकलते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो हमारा दिमाग है वो काम करता है, और इसी को जो है गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल क्या है, इसे ढंग से डिस्क्राइब करती हूँ। पहले हम ऊपर की लाइन देख लेते हैं क्या बात की गई है इनमें। ठीक है, तो निम्न चित्र द्वारा इसको दर्शाया गया है। एक सेकेंड आप वेट करिए, मैं इसको जूम कर लेती हूँ।
ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुद्धि के ये 3 विभाग, जो 3 अलग अलग विभाग है, कौन से हैं 3 अलग विभाग? सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, ये 3 विभाग कारक विश्लेषण के द्वारा पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं। कारक विश्लेषण, जो अलग अलग फैक्टर हैं उनके विश्लेषण करने के द्वारा तीनों विभाग एक दूसरे से अलग हैं। आधुनिक समय में यह देखा गया है, यह देखने को मिलता है कि समानता के तत्वों के कारण, जो समानता के तत्वों के कारण बुद्धि को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। उस टाइम पे, गिलफर्ड के टाइम पे तो उन्होंने किया था, लेकिन आधुनिक टाइम पे भी कुछ कारकों के आधार पे बुद्धि को फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि गिलफर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना का वर्णन किया है। 3 मौलिक मानसिक आधार कौन से हैं? एक सक्रिया यानी क्रिया, जो ऑपरेशन है, जो हम काम करते हैं। दूसरी विषय वस्तु, जिसके लिए काम करते हैं, जिसके ऊपर काम करते हैं। तीसरा, जो हम उससे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये 3 क्या है? मानसिक क्रिया है। इन 3 मानसिक क्रियाओं के बेस पे उन्होंने क्या करा है? बुद्धि की संरचना दी है, बुद्धि का मॉडल दिया है। ये 3 क्या है? हमारी संरचनाएं हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सक्रिया की। जब हम सक्रियाएं करते हैं तो हम किस किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं? हम संज्ञान करते हैं, हम किसी चीज़ को लेके सोचते हैं, तो वो क्या है? हमारी सक्रिया है, हमारा मेंटल उसमें काम करता है। हम मेमोरी होती है, हम स्मृति रखते हैं, हमने जो चीज़ सीखा है उसको हम धारण करते हैं, अपने दिमाग में उसको रखते हैं या हम उसको याद रखते हैं। ठीक है, हम चिंतन करते हैं। हम कैसे चिंतन कर सकते हैं? अपसारी या अभिसारी चिंतन कर सकते हैं। अगर आपको अभिसारी चिंतन समझ नहीं आ रहे तो आप पुराना लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि चिंतन 2 टाइप के होते हैं, अभिसारी अपसारी, और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है। ठीक है, और जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं, जिसके बेस पे हम कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहले सक्रिया। सक्रिया हम किसी विषय के बारे में करते हैं या किसी विषय के ऊपर करते हैं। तो सक्रिया कैसे कर सकते हैं? या तो कोई फिगर हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है। जैसे हमने ताजमहल देखा तो हम ताजमहल के बारे में सोचेंगे कि ये कैसा बना, संगमरमर का बना है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसा इसका फ्लोर है, कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। तो कोई क्या हो सकता है? हमारी आकृति हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए, ओ आ हो गए, 1 2 3 हो गए, है ना। कोई शब्द हो सकता है, उसके बारे में हम अर्थ समझेंगे। या हम कोई विचार कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? वो शाब्दिक होता है। या क्या हो सकता है? हमारा व्यवहार हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब विषय वस्तु हैं जिसके ऊपर हम कोई न कोई क्या करते हैं? सक्रियाएं या क्रियाएं करते हैं या ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद हमें क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। कोई इकाई, उससे हम कोई यूनिट निकालते हैं या हम उसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उनमें आपस में रिलेशन निकालते हैं, या कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई पद्धति बनाते हैं, या नॉलेज का स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या हम उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे उत्पाद हो गए। तो इस तरह से जो उन्होंने हमारे बुद्धि का जो मॉडल था उसको दिया है। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं, एक एक करके, कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, मानसिक जो 3 मानसिक योग्यताएं हैं वो क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे थे सक्रिया के बारे में। गिलफर्ड ने सक्रिया को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं माना बल्कि आधारभूत भी माना है। अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो सक्रिया करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आधारभूत। अगर हम सक्रिया नहीं करेंगे तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सक्रियाओं की 5 योग्यताएं बताई हैं। सबसे पहले संज्ञान। संज्ञान का संबंध किससे है? कुछ सीखने से। इसका सीखने में महत्व होता है। स्मृति या सीखी हुई विषय सामग्री को धारण करती है। अपसारी चिंतन, चिंतन करते हैं। 2 तरह का होता है, अपसारी और अभिसारी। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंध है। जब भी हम कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं तो हम वहाँ पे अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी मतलब होता है हम अलग अलग जगह से हम सोचने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कैसे है, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, कई प्रकार से सोचते हैं, कई तरह के उत्तर हम उसके निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्रिएटिव वर्क करते हैं वहाँ पे हमारा अपसारी चिंतन होता है। दूसरा अभिसारी चिंतन। इसका संबंध जो हमारी पुरानी मान्यताएं या जो परंपरागत सूचनाएं हैं उसको अप्लीकेबल करना, उसको अप्लाई करना। जहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा अपसारी चिंतन काम आता है। ठीक है, फिर हम करते हैं मूल्यांकन। इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष तक पहुँचते हैं या कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी संक्रिया। आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा विषय वस्तु। विषय वस्तु की बात करें, अगर हम बुद्धि को विभक्त करने की या हम उसको वर्णित करने की दूसरी विधि की बात करें तो वो है कि हम किस सामग्री या किस विषय वस्तु के बारे में बात करें हैं, या हमने कौन सी विषय वस्तु, कौन सा सामग्री उसमें निहित करी है। ठीक है, विषय वस्तु 4 प्रकार की होती हैं आपकी: आकृति, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। आकृति की बात करें तो
विषय वस्तु को दृष्टि के द्वारा देखा जा सकते हैं। आकृति विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो इसको दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे हमने कहा ताजमहल देखना, लाल किला देखना, कोई हमने बॉक्स देखा, कुछ भी देखा, ठीक है, देखना, क्योंकि ये स्वयं को व्यक्त करने जो आकृति होती है अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए और कुछ भी नहीं बताते उसके बारे में, ठीक है, अपने आप को ही प्रदर्शित करती है। इसमें आकार हो सकता है, उसका रूप हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, तो ये सब चीज़ें वो प्रदर्शित करते हैं और इसी को देख के हम क्या कोई नॉलेज या कोई अधिगम करते हैं कि कैसा रंग था, उसमें यही रंग क्यों किया गया, कैसी आकृति थी, ठीक है, तो उसको देख के हम ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है सांकेतिक विषय। सांकेतिक विषय सामग्री में आपके शब्द, अंक, परंपरागत चिन्ह आते हैं, शब्द हो गए, अंक हो गए और चिन्ह इसमें आते हैं, ठीक है, जैसे सामान्यतः अल्फ़ाबेट हो गए, अंकगणित हो गए, प्लस माइनस के चिन्ह हो गए, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी सांकेतिक उस विषय सामग्री में आते हैं और उसी के बेस पे हम आगे अपनी नॉलेज को प्राप्त करते हैं। अगला आता है शाब्दिक विषय वस्तु। शाब्दिक विषय वस्तु की बात करें तो इसमें शब्द होता है, उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ होगा या कोई विचार होते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, शाब्दिक विषय वस्तु में आते हैं। यहाँ उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद था आपका चौथा था जो आपका वो था आपका व्यवहार। व्यवहारिक की बात करें, हम समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, कोई भी क्रिया होती है उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देखते हैं, तो वो सब किस में आता है, आपका व्यवहार में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका उत्पाद की बात करें तो 5 क्रियाओं और 4 विषय वस्तु। 5 क्रियाएं कौन सी थी, आपकी सक्रियाएं जो सबसे ऊपर बताई गई थी। 5 क्रियाएं, सक्रियाएं में संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन, 5 क्रियाएं होगी। और 4 विषय वस्तु क्या थी, आकृति, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। इन दोनों की आपस में क्रिया के द्वारा हमें 6 उत्पाद मिलते हैं। पहला यूनिट, इकाई, क्लास, वर्ग, रिलेशन, पद्धति, ट्रांसफर या रूपांतर और छठवां प्रयोग। तो ये 5 हमें इससे क्या मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में क्या कहा गया, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देख लीजिए। गिलफर्ड के इस सिद्धांत के बारे में आइजैक ने व्यक्त किया है। आइजैक ने कहा है कि गिलफर्ड ने बुद्धि को सक्रियाओं के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। इन सक्रियाओं, विषय वस्तु और उत्पाद को कुल मिला के 120 अंतः क्रियाएं होती। जब हम इन सक्रियाओं, विषय वस्तु, उत्पाद को अगर हम आपस में मिलाएं तो हमें 120 अंतः क्रियाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है। 120 कैसे, जो उन्होंने मॉडल दिया था उसके बेस पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या सक्रियाएं को दर्शाया। तो अगर हम ये मॉडल को देखें, सक्रियाएं कितनी, 1 2 3 4 4 और कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 को 20, तो 20 क्या होगी आपकी सक्रियाएं होगी। तो इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है, मतलब उन्होंने इन तीनों का अगर हम आपस में जोड़ दें, इन तीनों का अंतः क्रिया देखें तो कितनी होती है, 120 सक्रियाओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है, प्राप्त किया है, जो कि मानसिक योग्यताओं को संबंधित 120 खानों में प्रदर्शित करते हैं और इन 20 को 120 खानों में प्रदर्शित किया गया। इसमें से 90, यहाँ पे 80 लिखा है बट 90 का विश्लेषण किया गया है, लेकिन आगे के लिए वो असमान थे। 90 उन्होंने 120 क्रियाओं को बताए हैं, लेकिन विश्लेषण ये केवल 90 के बारे में बता सके हैं। आगे के जो बचे हुए 30 से उनके बारे में असमान थे। मतलब वो ये थे कि ये ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी जिनकी विशेषताएं इस प्रकार से, जैसे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उन्होंने आवर्त सारणी कंप्लीट कर दी थी बट बीच बीच में जगह छोड़ी हुई थी। क्यों, कुछ तत्वों के लिए। वो तत्व उन्हें मिले नहीं थे, बट उनको गुणों के बखान उन्होंने पहले कर दिया था कि गुण इस प्रकार के होंगे जो भी तत्व हमें भविष्य में मिलेंगे। उसी प्रकार से गिलफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि 120 ये कारक होंगे और जिनके गुण ये होंगे, लेकिन उसमें से केवल वो 90 के बारे में ही बता पाए थे, ठीक है। अतः आगे देख लें। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि वस्तु स्थिति यह है कि गिलफर्ड के इस प्रतिमान यानी इस मॉडल में कारक विश्लेषण द्वारा 90 बौद्धिक कारकों का ही पता चला है, ठीक है, जिसमें 6 आपके संक्रियाएं, 5 आपके विषय वस्तु और 3 जो है नहीं 5 आपके उत्पाद और 3 जो है विषय वस्तु, ठीक है। जिस प्रकार जो मेंडलीव के आवर्त सारणी को पहले पूरा कर लिया गया था, लेकिन बहुत से तत्वों बहुत देर बाद पता चले हैं। इसी प्रकार गिलफर्ड ने 120 कारकों की कल्पना कर ली है, लेकिन
वास्तव में केवल 90 कारक ही उपलब्ध हैं, बाकी बचे हुए 3 कारकों के लिए के आशावान थी कि भविष्य में ऐसे मिलेंगे। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं और इसके गुण अवगुण दोनों या इसकी शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी क्वेरी को ज़रूर भेजें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।